हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे, एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, एकदम याद करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एकदम बेसिक रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए देरी ना करते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। कह कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसमें मेंशन है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए, अगला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हर वनडे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा और अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देरी न करते हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स देखिए, क्वालिटी मानी कि क्षमता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, अगला आपका है फ्रीडम मानी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग बताएंगे 19 से 22 के बीच में है। अगला आपका है एक्सप्लोइटेशन मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अगला है दोस्तों आपका रिलीजन मानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अगला आपका है एजुकेशनल मानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। अगला है दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स मानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे समता और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 में कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ होता है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, समझ गए। माने कि विधि के समक्ष समानता मतलब एक समान तभी होगा जब कानून के सामने सब एक समान होंगे और किसी भी राज्य के व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनेगा और उन पर एक समान लागू भी किया जाएगा। बात समझ में आ गया। आइए, अगला है अनुच्छेद 15। कह कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। ठीक है, कह कि राज्य के द्वारा धर्म, जात, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में है ना भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 16। क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के समता
का अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो उसी के अंदर क्या है, 14 में आप लोग देखें कि विधि के समझ समानता, फिर 15 देखे हैं कि धर्म नस्ल जात लिंग के स्थान पर, ठीक है। अब आपका 16 कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में दोस्तों आपका आरक्षण है, ठीक है। नोट्स देखिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 17, क्योंकि हम लोग का चल रहा था समता का अधिकार, यानी 14 से 18 तक का, ठीक है। तो ये क्या अनुच्छेद का होता है 17। हमने 14 पढ़ लिया है ना, 15 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया, अब हम 17 पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा कि अस्पृश्यता का अंत, यानी इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता का मतलब ही होता है छुआछूत, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 18, कह रहा है उपाधियों का अंत, माने कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, ठीक है। उदाहरण देखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व कुछ उपाधियां थी, जिसकी महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, है ना, इस तरह की सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, इस अनुच्छेद के द्वारा। तो अनुच्छेद 18 के द्वारा, ठीक है। ये प्रश्न पूछता रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। आइए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि के लिए जा सकते हैं, पर उन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको भारत रत्न मिल सकता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब आपके मिल सकते हैं, ठीक है। बस इतना है कि उपाधि के रूप में प्रयोग इसको नहीं करना, ठीक है। अपवाद में जैसे दोस्तों है एजुकेशन, आर्मी रैंक, है ना, यानी एजुकेशन में और जो है आर्मी रैंक में, यानी प्रो प्यारेलाल, ब्रिगेडियर भानु प्रताप, डॉक्टर, हाथी, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी उपाधि में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक को आइए हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में कहा कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध। अनुच्छेद 16 में कहा गया है दोस्तों कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे पर, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। हमने जो है समता और समानता का अधिकार पढ़ा, जो 14 से 18 तक था, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। पहले क्या था दोस्तों, मूल संविधान में आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार हमको 7 मिले थे। कितने मिले थे दोस्तों, 7 मिला था, जिसमें कि उस समय मिला था, मगर अब क्या हुआ, इस समय उसको हटा दिया गया। इससे पहले हमने आपको बता दिया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है, समझ गए। अनुच्छेद 300A में इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया जानते ही हैं, क्योंकि इसको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद ए में कहा गया है, अनुच्छेद 19A में, ठीक है, अनुच्छेद 19A में कहा गया कि बोलने की स्वतंत्रता। 19B में कहा गया कि सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में कहा गया कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 19D में कहा गया कि देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। और
ई में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 एफ में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार, जो कि इसको क्या किया गया दोस्तों, हटा दिया गया। ठीक है। 19 जी में कहा गया कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों आपके क्या हैं, ये सब आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 में देखिए, अनुच्छेद 19 हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। अब अनुच्छेद 20 में देखिए क्या कह रहा है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है आपका एक अपराध की एक सजा। अगर कोई व्यक्ति को अगर अपराध घोषित किया गया है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक अपराध की एक ही सजा उसको मिलेगी। ठीक है। दूसरा आपका है कि अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। माने कि एक अपराध की एक सजा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी किया, ठीक है, अगर उसको हो गया जेल, ठीक है, तो फिर अगर वो निकलने के बाद फिर चोरी किया, तो इसका मतलब नहीं कि वो चोरी एक और किया है उसके बाद एक और चोरी कर लिया है। ठीक है, तो चोरी तो किया है, दंड तो एक ही बार में मिलनी चाहिए उसको, है ना। ये नहीं कि फिर चोरी करके आया फिर इसको जेल किया गया, फिर उसके बाहर आया तो फिर इसको जेल कर दिया गया, नहीं, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी उसको। ठीक है। और अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। मानी कि जिस समय उसको अपराध घोषित किया गया था उस समय जो भी कानून बना था उसी कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बाद कानून चेंज हो गया, ठीक है, उसको सजा सुनाई गई थी फिर कानून चेंज हो गया फिर उसके अकॉर्डिंग उसको जेल में बंद किया जाए, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है। इसलिए क्या है कि अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। तीसरा आपका कह रहा है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मानी खुद के लिए आप किसी से गवाही नहीं करा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 21 ए में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21 ए में है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, तो 6वां, ठीक है, 86 वे संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष, कितने, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 22 में बताया गया गिरफ्तारी के संरक्षण, अपराध के बाद दंडात्मक निरोध, अपराध के पहले निवारक निरोध। ठीक है, यानी अपराध के बाद और अपराध के पहले क्या किया जाएगा दोस्तों, इसको देखिए। कह रहा है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने से पहले आपको उसका कारण बताना होगा। ठीक है। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तीसरा आपका है कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार हुआ, यानी कि अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। आइए हम देखते हैं अपराध के पहले यानी कि निवारक निरोध। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। आप सोच लीजिए, आपने चोरी भी नहीं किया है, आपने कुछ भी ऐसा गलत एक्टिविटीज नहीं किया है, फिर भी आपको बिना वारंट दिखाए पुलिस आपको पकड़ सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं, और दंडाधिकारी के समक्ष पेश भी कर सकती है और 3 महीने तक आपको जेल भी हो जाएगी। ठीक है, कितने महीने का दोस्तों, 3 महीने का। ठीक है,
आइए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है दोस्तों कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, मानी किसी व्यक्ति को आप खरीद बेच नहीं सकते हैं, और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करने, है ना, उल्लंघन करना एक क्या है दोस्तों, दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या खदानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आइए मौलिक अधिकार के दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है चैप्टर है, इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला आपका खत्म हो गया। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। अगर दोस्तों इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कितने प्रकार की रीट जारी करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। ठीक है, इन सभी के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे वीडियो को चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने इसको आगे पढ़ ही लिया है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है ना, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा आपका है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज बनाने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म का हो। ठीक है, वह क्या कर सकता है दोस्तों, वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी रीति रिवाज को मान सकता है। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद देखिए 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता नहीं, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, समझ गए, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में यही है कि आप लोगों ने 25 में देखा और ये है आपका 26, यानी 28 तक आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग हैं। चलिए चलिए अब 25 हो गया आपका, 26 हो गया, अब अनुच्छेद 27 देखिए क्या करा, कह कि धार्मिक कार्य के लिए धन यानी कर मुक्त यानी टैक्स फ्री। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। ठीक है, समझ गए। अनुच्छेद 28 कह रहा है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते आप हैं। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों,
अब पढ़ेंगे हम लोग पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, यानी अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकारों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए, कह रहा है कि अनुच्छेद 29 में कह रहा है, अनुच्छेद 29 में कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, कह रहे कि अनुच्छेद 30 में कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। उदाहरण जैसे देख लीजिएगा, जैसे मदरसा हुआ, संस्कृति विद्यालय हुए। ठीक है, लास्ट आपका है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि संविधान का हृदय और आत्मा, ठीक है, हृदय और आत्मा किसने कहा, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए, इसके बाद है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 32। इससे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। क्या करता है दोस्तों? रिट जारी करता है। इसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। ठीक है, समझ रहे हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, पहला हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, करे कि शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए, अगला आपका है दूसरा परमादेश। कह रहा है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है तीसरा अधिकार प्रेक्षा। कह कि यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद पर कर लेता है। ठीक है, चौथा आपका है प्रतिषेध, यानी यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। पांचवा आपका है उत्प्रेक्षण। कह कि इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है, उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास क्या करें दोस्तों, भेजो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।